हेलो एवरीबॉडी। आज है 8 सितंबर 2020 और हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द एडिटोरियल। ठीक है, तो बात हम करेंगे। पहला आर्टिकल आज का हमारा है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आर्टिकल्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो मेंस जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीलिम्स पॉलिटी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखिए ये, ठीक है, मेंस जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन प्रीलिम्स पॉलिटी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो सवाल है कि ये न्यूज़ में क्यों है, वाई न्यूज। तो न्यूज़ में इसलिए है कि जिस केशवानंद भारती का नाम आपने सुना, ठीक है, आपने पढ़ा, ठीक है, जिससे बहुत बड़ा केस कह ले कि जुटा हुआ है, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स इस तरीके से जुटा हुआ है कि जिसमें जुडिशरी को काफ़ी पावर प्रोवाइडेड है कि बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती है। तो जहाँ से हमें बेसिक स्ट्रक्चर मिला था, ठीक है, जहाँ से हमें बेसिक स्ट्रक्चर मिला था, उस व्यक्ति का आज क्या हो गया, देहांत हो गया। ठीक है, वो व्यक्ति हमारे बीच में अब नहीं रहे। तो इस वजह से ये आर्टिकल्स हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, डिस्कशन करने का ये रीज़न है। तो सवाल यही है कि द रूलिंग इज द कंसिडर्ड अमंग द मोस्ट कंसिक्वेंशनल डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट एज इट सेट आउट द बेसिक स्ट्रक्चर पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड। तो ये पता चला कि ये निकल करके आया उस केस से, केशवानंद भारती के केस से 1973 में, कि पार्लियामेंट के पास संविधान को अमेंडमेंट करने की हर तरह की पावर प्रोवाइडेड है, लेकिन पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये बात कब से शुरू हुई और ये केस कैसे वजूद में आया। केशवानंद भारती जिनका भी देहांत हो गया और जिसके देहांत होने पर ये आर्टिकल्स हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिनसे हमारी न्यायिक सर्वोच्चता का एक बहुत बड़ा पहलू जुड़ा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ऐसे जिसको सरकार, हमारी पार्लियामेंट अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। ठीक है, अमेंडमेंट कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है, फंडामेंटल्स राइट्स के बेसिक स्ट्रक्चर्स को अमेंड नहीं कर सकती है। तो चलिए ये केस कहाँ से शुरू हुआ वो देख लेते हैं पहले। केशवानंद भारती, देखिए ये क्या थे, हेड सीर ऑफ द इंडियन मठ इन द केरला। एक मठ के ये सेक्रेटरी थे, उनके हेड थे, और जो कि केरला में था। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन 1970 को इन्होंने चुनौती दिया। 1970 में एक कानून लेकर के आया था, केरला लैंड रिफॉर्म 1970। तो इसमें केशवानंद भारती ने ये केस जो है दायर किया था हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो फिर यहाँ से जो है चीज़ें शुरू हो गई। तो 13 जज के बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की 13 जज के बेंच ने तकरीबन 11 सेपरेट जजमेंट दिए। 11 तरह के सेपरेट जजमेंट दिए गए, जिसमें से कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन भी निकल करके आया। ठीक है, उसी जजमेंट में से, मतलब केशवानंद भारती केस लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन के खिलाफ 1970 में जो किया गया था, तो 13 जज के बेंच ने 11 डिफरेंट जजमेंट दिए, और इसी जजमेंट में से ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो है फॉर्मूला निकल करके आया। तो देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर कोरिलेट करना चाहूँगा कि देखिए, केशवानंद भारती एक मठ के क्या थे, एक सेक्रेटरी थे, और उन्होंने लैंड रिफॉर्म कानून को चैलेंज किया। और फिर जब चैलेंज किया तो क्या सामने हमारे क्या आया, हमारे सामने एक बहुत ही इतिहास का दूरगामी परिणाम देने वाला जो है बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे संविधान को मजबूत करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत दूर तक, बहुत लंबे टाइम तक जो है प्रभाव पहुंचाने वाला, और कह ले कि वक्त के साथ साथ जो है नागरिकों को और ज़्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यू को और बढ़ाने वाला जो है एक केस निकल करके सामने आया, जिसको हम केशवानंद भारती केस के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए एक थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर देखो कि एक मामूली सा इंसान है कि जिन्होंने एक चीज़ को चैलेंज किया, एक चीज़ को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लैंड रिफॉर्म कानून, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका दायर किया, और फिर बदले में क्या मिला, हमें मिला बेसिक स्ट्रक्चर। तो क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि आपकी हर एक इंसान की अपना इम्पोर्टेंस है, हर एक इंसान की अपनी अपनी जो है अपनी अपनी डेस्टिनेशन है। अगर हम अपने डेस्टिनेशन को अच्छे तरीके से उसको फॉलो करें, अपने मकसद के तहत चीज़ों को लेकर के चलेंगे, तो यकीन माने कि आपका भी एक बहुत बड़ा योगदान है इस ज़मीन के ऊपर, अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो। ठीक है, तो केशवानंद भारती एक मठ के सेक्रेटरी ने हमें बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला दे दिया, पार्लियामेंट को ये मजबूर कर दिया, जुडिशरी को ये मजबूर कर दिया। 11 तरह के जजमेंट में डॉक्ट्रिन निकल करके आया, हमें क्या निकल के आया, बेसिक स्ट्रक्चर का।
द केस वॉज द प्राइमली अबाउट द एक्सटेंड द पार्लियामेंट amend the constitution, और the court was also reviving the 1967 गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस को भी जो है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था, ये भी ज़मीन का ही मामला था कि जब ज़मीन के राइट्स को जो है सरकार ने क्या कर लिया, पूरी तरीके से स्क्रैप्ड कर दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो इसका चुनौती देने के लिए ये चले गए गोलकनाथ साहब पंजाब के हाई कोर्ट में। तो पंजाब के हाई कोर्ट में ये वर्डिक्ट दिया गया था कि ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट अब नहीं रहा है, तो इसको अब नहीं लाया जा सकता है। लेकिन 1967 का केस भी जो है केशवानंद भारती केस में जोड़ करके इसको भी रिवाइविंग किया गया, इस वर्डिक्स को भी जो है ला करके सामने खंगाला गया कि मानते हैं कि हम फंडामेंटल राइट्स को जो है जब स्क्रैप कर दिया गया है तो वो नागरिक को प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स स्क्रैप्ड है तो प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर राइट टू प्रॉपर्टी स्क्रैप्ड है तो बेसिक स्ट्रक्चर को भी देखना पड़ेगा। अगर व्यक्ति के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर, संविधान के ऊपर उसके आस्था को, उसके जो आत्मा है उसको अगर ठेस पहुंचाता है अगर ये, तो उसको भी स्क्रैप नहीं किया जा सकेगा अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के जैसे जो है अगर फेवर करता है तो ये केस को भी जो है वहाँ पर रिवाइविंग किया गया था। द कोर्ट रूलिंग, देखो इन इट्स मिलिट्री रूलिंग द सुप्रीम कोर्ट मेड द फॉलोइंग। तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट सुप्रीमेसी है कि नहीं, पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट जो है हर तरह का जो है संशोधन कर सकती है और पार्लियामेंट के पास पूरे तरीके से पावर है। लेकिन केशवानंद भारती ने ला करके ये क्या कर दिया, बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला दे दिया कि आपके पास पावर है, अनलिमिटेड पावर है, पार्लियामेंट आप जो चाहें कानून बना सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। अगर करेंगे तो हम उसको स्क्रैप डाउन कर देंगे और बेसिक स्ट्रक्चर कौन तय करेगा, वो भी हम तय करेंगे। ठीक है, कानून बनाइए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कीजिएगा। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हम टाइम टू टाइम डिफाइन करेंगे। ये काफ़ी बेहतरीन डॉक्ट्रिन निकल करके आया था। ठीक है, तो वेयर डज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ओरिजिन। तो अब हम बात करेंगे, हम तो जान गए हमारे देश में बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती केस से निकल के आया 1973 में, जो मठ के सेक्रेटरी थे, और फिर 1967 गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस को भी जो है उसमें रिवाइव किया गया। तो अब हम बात करेंगे ये डॉक्ट्रिन आया कहाँ से, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, सबसे पहले ये फार्मूला, ये वर्ड का उपयोग किसने किया। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का ये जो फार्मूला है ये सबसे पहले ओरिजिन हुआ था जर्मन के संविधान में। ठीक है, जर्मन के संविधान में ये हुआ था। और लेकिन बाद में क्या हुआ, जब नाजी रेजिम आया, नाजी कांग्रेस जब वजूद में आई, तो फिर क्या हुआ, यही हुआ कि नाजी रेजिम ने इस बेसिक स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे ढांचे को पूरी तरीके से बदल दिया, बेसिक स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से स्क्रैप डाउन कर दिया। ठीक है, तो याद रखना ये बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये हुआ जर्मनी के संविधान से हुआ। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा ओरिजिनल वेमर कॉन्स्टिट्यूशन गैव पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विद 2/3 मेजोरिटी वाज द हिटलर टू हिज एडवांटेज टू मेक द रेडिकल चेंज। तो अब समझ में आ रहा है बात, यानी कि जिस तरीके से हमारे पार्लियामेंट में भी क्या है, 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट की अगर मेजोरिटी है तो कोई भी बिल पास हो सकता है। तो उसी तरीके से वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जो जर्मनी का सबसे पहला संविधान था, इस वेमर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जर्मनी में 2/3 मेजोरिटी के साथ कोई भी लॉ पास कर दिया जाता, कोई दिक्कत नहीं था। और इसका बहुत गलत और नाजायज़ फ़ायदा उठाया किसने, हिटलर ने। हिटलर के पास मेजोरिटी आ गई, पूरे पार्लियामेंट को उसने हैक कर लिया और मनमानी तरीके से जो भी चाहा 2/3 मेजोरिटी बना करके कानून पास कर लिया और पूरे संविधान को ही रेडिकल चेंज कर दिया। ठीक है, तो सो द न्यू जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस द सब्सटेंटिव लिमिट द पार्लियामेंट पावर टू द अमेंड द सर्टेन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ कंसिडर्ड बेसिक लॉ। तो बाद में जो चीज़ें बेसिक्स लॉ जो बात कर रहे हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर, वो चीज़ें जो था बाद में पहले आया था। ठीक है, लेकिन जो कानून पहले से जो थे था कि 2/3 मेजोरिटी के साथ आप कानून पास कर सकते हो, साथ में बेसिक स्ट्रक्चर भी था। लेकिन जब ये मेजोरिटी जब मिल गई, नाजी जर्मन को मिल गई, तो उसने पूरे पार्लियामेंट में जैसी की तैसी कर दी और फिर बेसिक स्ट्रक्चर तो फिर गया चूल्हा में। ठीक है, तो इन इंडिया द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैज़ ए फॉर्म द बेड ऑफ द जुडिकल रिव्यू। देखो यहाँ पर 4 नंबर, इन इंडिया द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैज़ ए फॉर्म द बेड ऑफ द जुडिकल रिव्यू ऑफ ऑल पासेस बाय द पार्लियामेंट। तो बेसिक स्ट्रक्चर भारत में क्या है और कहीं भी अगर दुनिया में, तो ये जर्मन में भी था। तो क्या था, क्यों था, इसलिए तो था कि पार्लियामेंट के सुप्रीमेसी को एक चेक करना है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन से चेक करना है। और चेक कौन करेगी, चेक करेगी हमारी जुडिशरी कि चीज़ें सही है या नहीं है। अगर नहीं सही है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो उसको हम स्ट्राइक डाउन कर देंगे। तो नो लॉ कैन 5 नंबर देखो, नो लॉ कैन इम्पेनिश द बेसिक स्ट्रक्चर बट द डेफिनेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर हैज़ बीन द कंटिन्यूइंग डेलिब्रेशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये डेलिब्रेट किया जाएगा वो वक्त के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को
ठेस नहीं पहुंचा सकते, ये डिफाइन करेगा सुप्रीम कोर्ट। द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फंडामेंटल राइट्स, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स, जुडिकल्स रिव्यू, सेकुलरिज्म आर ऑल हेल्ड बाय द कोर्ट एज द बेसिक स्ट्रक्चर, बट लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। तो अब आपके मन में भी सवाल आएगा, मानते हैं कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, लेकिन कुछ चीज़ें तो होना चाहिए कि जो ज़ाहिरी तौर पर साफ तौर पर पता चले कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है। तो देखो पहले याद रखना, बेसिक स्ट्रक्चर में हमारा डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, जुडिकल रिव्यू, मतलब कोई भी केस को सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, कितना भी पुराना केस हो। अगर उस केस को चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे फिर से जा करके खोद करके निकाल के उसको रिव्यू कर सकती है। सेकुलरिज्म अगर पूरी तरीके से इसके वैल्यू को ठेस पहुँच रहा है तो इसको बेसिक स्ट्रक्चर माना जाएगा। तो ये सब जो है डिफाइन नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें जो है पूरी तरीके से डिफाइन है, पूरी तरीके से आम है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और भी बेसिक स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम डिफाइन हो सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें तय करेगी सिचुएशन के हिसाब से। हाउ वाज द फॉल ऑफ द वर्डिक्ट, तो वर्डिक्ट कैसे किस तरीके से केशवानंद भारती केस में आया, तो हमने आपको भी बता दिया वर्डिक्ट कैसे आया। पॉलिटिकली केस प्रेसिडेंट फाइट सुप्रीमेसी द पार्लियामेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। उस समय क्या चल रहा था, उस टाइम इंदिरा गांधी और यानी कि पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में सुप्रीमेसी की जंग चल रही थी। एक तरफ इंदिरा गांधी मनमानी कर रही थी और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है कह रहा था कि हम आपको मनमानी नहीं करने देंगे, अभी हमारे पास पावर है, ठीक है। तो दोनों के बीच में ये चीज़ें चल रही थी, टसल चल रहा था। इंदिरा गांधी पार्लियामेंट सिस्टम और फिर उसके बाद जो है हमारी जुडिशरी सिस्टम, दोनों के बीच में ये चीज़ें चल रही थी। आप जानते हो उसी दौर में जो है क्या हुआ था, इमरजेंसी का भी समय था, तो ये चीज़ें चल रही थी। हाउएवर द जुडिशरी फेस्ड बिगेस्ट लिटिमस अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, सप्रेस 3 जज द मेजॉरिटी ओपिनियन इन द केस वेल इन द बाय अपॉइंटेड सीजीआई। तो ये जो है चीज़ें चल रही थी, कई बार सप्रेस किया जा रहा था जजों को और उनके ओपिनियंस को। जो जुडिशरी अपॉइंट कर रही थी सीजीआई के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करती है, अभी हाल ही में सरकार ने किस पर भी एक कानून लेकर के आया 2015 में, वो लेकर के आया था कानून की सरकार जो है जुडिशरी के सीजीआई इलेक्ट करने के लिए अपने मेंबर को भी जो है लेकर के आनी चाह रही थी, जिसको जो है सीजीआई ने उस दौर में यानी कि 2015 में ही स्क्रैप कर दिया था कि सीजीआई केवल और केवल जो है सर्वोच्च न्यायालय ही तय करेगी प्रेसिडेंट की सलाह मशवरा से। तो जस्टिस एन दा हु हैड डिसेंडेड अगेंस्ट द मेजॉरिटी वर्डिक्ट वाज इंस्टेड अपॉइंट सीजीआई। तो मेजॉरिटी वर्सेस के बाद जो है सीजीआई में अपॉइंट किया गया था ए एन राय को उस वक्त में, ठीक है। तो सप्रेशन रिजल्टेड डिकेट्स द लॉन्ग कंटिन्यूइंग द बेटर ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एक्सटेंड द पार्लियामेंट पावर ऑन द अपॉइंटमेंट जज। तो एक लंबे टाइम तक पार्लियामेंट के बीच जज का अपॉइंटमेंट कैसे होना है और सुप्रीम कोर्ट कैसे जज का अपॉइंटमेंट करेगी खुद से, तो ये दोनों के बीच में ये सप्रेशन रहा, टकराव रहा, ये सब चीज़ें चलती रही। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर का फार्मूला इन सारी चीज़ों को जो है एक अस्थायी प्रदान किया है, ठीक है। और आज हम देख सकते हैं कि अंडरलाइन द फाउंडेशन मॉडर्न डेमोक्रेसी लेड ऑन बाय द मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा आज का मॉडर्न डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर के फार्मूला को काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया 1973 से लेकर के आज तक। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। ये था पहला आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, जिसको आप पेपर में यूज कर सकते हो, GS2 में कर सकते हो। मतलब ऐसा आर्टिकल है कि सदाबहार आर्टिकल है, कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। तो अभी ये आर्टिकल क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, देखो रीज़न है। पहले आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जान लो। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड देखिए एक UN के ही एक आप कह सकते हो कि एक बॉडी है, लेकिन इसके पास पावर बहुत ज़्यादा है। पावर इतना है कि क्रिमिनल कोड इंटरनेशनली क्रिमिनल कोड को ये वेरीफाई करता है, उस पर अपना वर्डिक्ट देता है और फिर उसको उस देश के को मानना बाध्य होता है। यानी कि जो वर्डिक्ट क्रिमिनल कोड का जो आपने असेसमेंट किया है, जो साइन किया है, इसमें तकरीबन 139 देश इसमें जो है अपना कह लें कि अपना मत देने के लिए, मतलब अपने आप को इस पैक्ट को साइन किया है कि क्रिमिनल कोड के वर्डिक्ट को हम मानेंगे, हम अपने ऊपर लागू करेंगे। लेकिन इंडिया जैसा देश और फिर पाकिस्तान, इन लोगों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को साइन नहीं किया है, ठीक है। तो क्रिमिनल कोड का वर्डिक्ट बाध्य होता है जो भी कंट्री इसको स्वीकार कर लेता है, ठीक है। तो ये था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का थोड़ा सा ओवरव्यू। तो नेक्स्ट हम आर्टिकल है यही हमारा मेन जेसपर टू इंटरनेशनल रिलेशन से इसको रिलेट कर सकते हो। तो व्हाट इज़ इशू, तो इशू क्या है, इशू यही है कि द US अनाउंस सैंक्शन अगेंस्ट द टू डिफर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड एज ए सी एट द हाउ द सैंक्शन इंक्लूड द फ्रीज एट द वीजा अमंग द अदर्स। देखिए द US अनाउंस सैंक्शन अगेंस्ट द 2 ऑफिसर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के 2 ऑफिसर के ऊपर US ने सैंक्शंस लगा दिया है, देख सकते हो।
यूएस ने क्या किया, 2 ऑफिसर जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो ऑफिसर्स है उनके ऊपर यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया, सेंसस लगा दिया। सेंसस का मतलब समझते हो? सेंसस का मतलब होता है प्रतिबंध। अब वो व्यक्ति यूएस नहीं जा सकता, उस व्यक्ति का यूएस में अकाउंट नहीं खुल सकता, उस व्यक्ति का वीज़ा जो है फ्रीज कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, एसेट जो भी है यूएस में वो बैन कर दिया जाएगा। तो ये होता है सेंसस, ठीक है। तो यूएस ने ये सेंसस लगा दिया है 2 व्यक्ति, ऑफिशियल व्यक्ति, आईसीसी के 2 ऑफिशियल व्यक्ति के ऊपर। अब आपके ऊपर सवाल आएगा कि ये क्यों किया, मतलब ऐसा क्यों? देखो बात यह है कि 2017 में क्या किया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये क्या कर रहा है, ये एक क्या कर रहा है, 2017 में जो तालिबान और अफ़गानिस्तान और यूएस फोर्सेस के बीच में जो मिलिट्री टसल्स हुआ था, इसको इन्वेस्टिगेट वार क्राइम, यानी कि यूएस के फोर्स ने क्या यहाँ पर वहाँ के लोगों को टॉर्चर किया या फिर वहाँ के लोगों को क्रिमिनली हैरेस किया। तो इसको लेकर 2017 के केस को लेकर जांच चल रहा था। तो ये जांच में क्या चल रहा था, ये जांच में ये चल रहा था कि तकरीबन यूएस ने क्या किया था 2003 में यूएस आर्म फोर्स ने वहाँ पर अफ़गानों के ऊपर काफ़ी, वहाँ के पब्लिक के ऊपर काफ़ी सारे टॉर्चर ट्रीटमेंट किए और पर्सनल डिग्निटी, रेप एंड ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि टॉर्चर किया, क्रूअल ट्रीटमेंट किया, बहुत बेदर्द तरीके से जो है वहाँ पर गोलीबारी की, बौछार कर दी लोगों के ऊपर, जो कि सिविलियंस के ऊपर ये चीज़ें हुआ था। और ये जो डाटा जो निकल कर आया, मतलब ये कैसे पता चला हमको कि यूएस ने मतलब ये टॉर्चर किया और जो है सिविलियंस पर गोली चलाई और जो है मास तौर पर रेप किया, डिग्निटी लोगों की हट की, और सेक्सुअल वायलेंस और अप्रूव द यूएस अथॉरिटीज़। तो ये सब कैसे पता चला? तो देखिए, एक आपने हेकी नाम सुने होंगे, जूलियन असांज का नाम आपने सुना होगा, आर्टिकल्स में आपने पढ़ा होगा। ये जूलियन असांज एक बहुत बड़ा कह ले कि टेलीकम्युनिकेशन में मतलब काफ़ी माहिर आदमी है। इसने ये वीडियो एक रिलीज किया था जिसमें ये साफ तौर पर दिख रहा था कि किस तरीके से यूएस आर्मी जनरल्स, यूएस आर्मी मिलिट्री क्या कर रही थी, वो बहुत बेदर्द तरीके से सिविलियंस के ऊपर बॉम्बिंग कर रही थी, उसके ऊपर गोली को बौछार कर रही थी। तो इसके ऊपर ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है 2017 का ये मामला था, इसको 2003 का मामला 2017 में उठाया गया उसको चेक करने के लिए। और अभी फिर ये थोड़ा सा जो है हाईलाइटेड है। तो 2 ऑफिसर के ऊपर जो है इसको क्या कर दिया, लगा दिया गया यूएस की तरफ से, इंटरनेशनल कोर्ट के 2 ऑफिसर के ऊपर सेंसस लगा दिया गया। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना गलत बात है, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत है इस तरीके से लगा देना। चूँकि अब देखिए सपोर्ट मिला था ये जो यूएस के खिलाफ जो क्रिटिसिज्म था, ये जो देखा गया जो अफ़गानिस्तान में जो हुआ था, ये यूनाइटेड नेशन ने भी किया था, यूरोपियन यूनियन के 10 मेंबर ने भी किया था, यूरोपियन यूनियन के 10 मेंबर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इसको किया, यूके ने भी किया, फ्रांस ने भी किया, और कई सारी ह्यूमन राइट एजेंसी ने भी इस यूएस के आर्म फोर्सेस की इस गतिविधि को काफ़ी ज़्यादा, यूएस के इस करतूत को हाईलाइटेड किया और इसको गलत बताया। तो ऑल ऑफ देम हैव कॉल द सैंक्शन द बीन रिवर्स द एक्शन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द इंटरनेशनल रूल बेस्ड। तो ये तो बिल्कुल बहुत मल्टीलेटरलिज्म के खिलाफ है कि अगर कोई वो तो ऑफिसर अपना काम कर रहा है और उसके ऊपर अगर ये सेंसस लगाई जाती है, पाबंदियाँ लगाई जाती है, तो ये सीधी तौर पर मल्टीलेटरल, अरे बहुत हल्ला करता है ये लोग, तो मल्टीलेटरल ऑर्डर के ये सख्त खिलाफ है, ठीक है। तो डिसीजन सेंस एनीबॉडी असाइजिंग द आईसीसी वेल इंटर द विक्टिम वायलेंस अफगानिस्तान फ्रॉम स्पीकिंग आउट। तो किस तरीके से यहाँ पर यूएस अपनी मनमानी कर रहा है, आईसीसी के ऑफिसर को प्रेशर बना करके उसको चाहता है कि वो इस केस को ढीला कर दे। तो यहाँ पर क्या है कि बात यह है कि रोम स्टैचू यहाँ पर एक साइन था, 139 कंट्री ने इसको साइन किया था और 120 हैव रेटिफाइड, और 127 देशों ने रेटिफाइड किया था। रेटिफाइड करना मतलब स्वीकार करना, और 139 देशों ने जो साइन किया उसका मतलब है कि वो इस वर्डिक्ट को अपने ऊपर स्वीकार करेंगे। तो यूएस उसमें से है जिन्होंने इसको फंडिंग किया है और फिर उसके बाद इसको जो है साइन किया है, उन देशों में से आता है। तो 2002 में इसको रेटिफाई किया गया काफ़ी सारे देशों के बाद, काफ़ी सारे देशों के साथ इन्होंने रेटिफाई किया, जैसे कंट्री रसिया, चाइना और इंडिया। रोम स्टैचू को क्या किया, इस रोम स्टैचू आईसीसी और नेवर साइन, इसने कभी साइन नहीं किया, इसने रेटिफाई किया है कि हम यहाँ पर जा सकते हैं अगर हमारी इच्छा होगी। तो इसको रेटिफाई नहीं किया गया। तो सवाल है कि वेयर वाज द डिसीजन वाज द बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट वंस बीइंग। तो ये जो डिसीजन होगा वो कंट्री सपोर्ट करेगी, सारी कंट्री सपोर्ट करेगी, जो वर्डिक्ट दिया जाएगा, जो भी जो है साइन किया गया है उस देश के खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ, उस इंडिविजुअल के खिलाफ जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जिसका जजमेंट चल रहा होगा। जैसे कि यूनियन सेक्रेटरी इज रोल इन द टर्म द वायलेट इंटरनेशनल लॉ बाय द गिविंग देम द फॉलोइंग पावर, ठीक है। तो पावर ऑफ द रेफर केसेस टू द पावर ऑफ द रेफर टू केसेस आईसीसी, द पावर टू ब्लॉक सच रेफरेंस एंड द पावर एंड द बीन नेम्ड स्टेट पार्टीज सच डिसीजन।
इंडिया बेस्ड इट्स ऑब्जेक्शन द बेसिस द वेना कन्वेंशन द लॉ ऑफ ट्रीटीज। तो इंडिया ने इसको कैसे मतलब लॉ इसको क्यों नहीं किया, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्शन ये है कि इंडिया जो है वेना कन्वेंशंस को मानता है। वेना कन्वेंशन क्या है कि वार टाइम में अगर कोई किसी सिपाही, किसी व्यक्ति को अगर आपने उसको अरेस्ट किया है तो आपको उसको मारना नहीं है, बल्कि उस देश से संपर्क करना है। और अगर कोई तरह का सुझाव आता है, कोई ट्रीटी करने की तरफ से कोई ट्रीटी के लिए हाथ बढ़ाया जाता है, तो वेना कन्वेंशन के तहत उसको उस स्पिरिट के साथ आपको उसके साथ ट्रीटी करनी है, जो कि 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत ने किया भी था, जब बांग्लादेश को लिबरेट किया गया था। तो ये यहाँ पर कुछ बातें हैं। तो अभी देख रहे हैं कि यूएस क्या है ना कि काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ जो है वॉकआउट कर रहा है, उसके साथ मजाक कर रहा है। जैसे कि अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजेंसी, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनेस्को, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और फिर न्यूक्लियर रिकॉर्ड, ये सब के साथ यूएस जो है पीछा छुटकाने की कोशिश कर रहा है। और यही वो बात कहता है कि चाइना इसके साथ जो है इंटरनेशनल लॉ को नहीं मान रहा है साउथ चाइना सी में, तो हम क्यों माने। और इसके चलते ये जो है काफ़ी पुल आउट कर रहा है काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन से, जिससे कि मल्टीलेटरल और ऑर्गेनाइजेशन वीक पड़ रहा है, ठीक है। तो ये था आज का आर्टिकल। सो थैंक यू, नेक्स्ट डे मिलेंगे।